हेलो एवरीवन। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं CGL-PT 2024 का सेट नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तालिका में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शोध छात्रों की कुल संख्या और महिला शोध छात्रों की संबंधित संख्या दर्शाई गई है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। हमसे पूछा है गणित और सांख्यिकी में पुरुष शोधकर्ताओं का अनुपात क्या है। तो ये जो दिया हुआ है ये तो दिया हुआ है टोटल, ये वाली जो सारणी दी हुई है इसमें दिया हुआ है टोटल संख्या, और ये वाली दी हुई है कि महिलाओं की संख्या कितनी है। तो हमसे किस किस में पूछा है? हमसे पूछा है गणित में। गणित कहाँ है? ये रहा। टोटल अगर 18 है और महिला है 4 तो पुरुष कितने बचे? मैथमेटिक्स में पुरुष कितने बचे? 18 में 4 गए 14। और दूसरी बात कर रहा है सांख्यिकी की यानी स्टैटिस्टिक्स की, ये रही 12 टोटल है, 3 इसमें से लेडीज है, तो मेल कितने बचे? स्टैट में मेल बचे 9। तो यही अनुपात हमसे पूछा है, 14:9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। उनकी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमसे पूछ रहा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो सेट नंबर 1 में भी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से क्वेश्चन आया था। वैसे अगर दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है 2√r1 × r2। तो यहाँ पर रखेंगे तो 2√r1 कितना है? 18 को मैं लिख रहा हूँ 9 × 2, 12 को मैं लिख रहा हूँ 6 × 2। ठीक, यहाँ से 2, यहाँ से ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, एक अंडर रूट से 2 का स्क्वायर बनना है, 3 का स्क्वायर बनना है, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा? 6। 2 दूनी 4 × 12, 12√6 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो पहली क्लास में मैंने आपको कैसे बताया था, इसमें हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये क्या होता है? ये होता है C, यानी कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी। ये होता है r1 - r2। कब? यदि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात की गई है। अगर यहीं पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात की गई होती तो ये r1 + r2 हो जाता, और ये हमसे वो होता है जो हमसे पूछा जाता है। अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाती और यहाँ पर r1 + r2 हो जाता। अब यहाँ पर इन सब का वैल्यू रख देते हैं। C कितना आ जाएगा? r1 + r2। यहाँ से r1 + r2 कितना आ जाएगा? जो इन दोनों की त्रिज्या है वही तो होगी, यहाँ से यहाँ तक, मतलब C जो है वो r1 + r2 ही तो है, पर r1 कितना है? 18, r2 कितना है? 12। 18 + 12 कितना हो जाएगा? 30। ये हो गया 30। r1 - r2 कितना होगा? 18 - 12 6। अब ये एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 30 है, तो इसको निकालने के लिए वो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। इसमें मैं पहले 6 कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से। 6 यहाँ से काट दिया मैंने, 6 यहाँ से काट दिया, तो यहाँ पर 6 मैंने काटा है तो 6 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, जो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, 5 का स्क्वायर -1 यानी कि √24। √24 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 4, 4 का बाहर आ जाएगा 2, यानी कि 6 दूनी 12, 12√6। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दी गई तालिका में A/C बराबर है B/C के, तो D का मान क्या होगा? हमसे पूछ रहा है। तो A/C बराबर बता रहा है B/D के, यानी कि A कितना है? 25 और C कितना है? C कितना है? 30, यानी कि A और C का अनुपात कितना है? 5 और 6 का, यानी कि B और D का भी अनुपात कितना होगा? 5 और 6 का। और B मुझे दिया हुआ है कितना? B दिया हुआ है 40, यानी कि 5 × 40, तो 6 × 8 कितना हो जाएगा? 48, यानी कि 1 की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई, 6 की 8 में गुणा करेंगे तो 48 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मापदंड को लागू करके दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो ये पूछ रहा है कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कि फॉलो नहीं करेगी। तो मैंने पहले भी क्लास में आपको कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन बताई थी। देखते हैं, यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल इक्वल हो जाएं तो क्या वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? यदि नहीं, ये ऑप्शन नंबर 1 है, एंगल साइड एंगल, यानी कि ASA। कैसे त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट सिद्ध हो सकता है? हो सकता है यदि किसी त्रिभुज के यदि दो त्रिभुज हैं, इनके दो तो एंगल इक्वल हो जाए। मान लीजिए ये और ये एंगल इक्वल हो गया और एक साइड इक्वल हो जाए, ये और ये एंगल इक्वल और ये साइड इक्वल है, तो इन्हें कॉन्ग्रुएंट सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 को आप देखेंगे, एंगल एंगल एंगल, यदि मान लीजिए ये दो त्रिभुज हैं, एक तो त्रिभुज इतना छोटा है और एक त्रिभुज इतना छोटा है, इस त्रिभुज के भी एंगल 60 60 60 है और इस त्रिभुज के भी एंगल 60 60 60 है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हुए? एंगल तो इनके इक्वल हो गए, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हुए? नहीं, ये सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यानी कि एंगल 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 से हम त्रिभुज को सिमिलर तो प्रूव कर सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। बाकी साइड साइड साइड, यदि दो त्रिभुजों की तीनों साइड इक्वल हो जाए
इस त्रिभुज की भी साइड मान लीजिए 6 6 6 है और इसकी भी 6 6 6 है, तो कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएंगे, क्योंकि साइड ही जब सेम है पूरे एंगल भी सेम होंगे, पूरा परिमाप सब सेम होगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। तीसरा क्या है, साइड एंगल साइड, यानी कि त्रिभुज की 2 साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए। मान लीजिए ये तो 2 त्रिभुज हैं, ये 2 साइड इक्वल दी हुई हैं और ये वाला एंगल भी इक्वल दिया हुआ है, तो इससे भी त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट सिद्ध हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। एंगल 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 से हम त्रिभुज को सिर्फ सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि किसी अंकित मूल्य पर 65% की छूट और 30% और 40% की 2 क्रमागत छूट के साथ विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 105 रुपये है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। ये कह रहा है अंकित मूल्य पर एक बार तो हमने दी 65% की छूट, एक बार हमने दी 30% और 40% की छूट। तो यहाँ पर देखिए एक ही मूल्य पर ये 2 छूट दी जा रही है, यानी कि यहाँ पर हम सक्सेसिव लगा सकते हैं, यानी कि छूट दी जा रही है -30 -40 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 × 40/100। यहाँ पर कितना हो गया, -के 70 -के 4 × 12, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, प्लस का 12, 70 में से 12 गए, ये हो जाएगा 58। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हमसे दिया हुआ है, एक को 65% की छूट दी, एक पर 58% की छूट दी, तो उसके बीच का अंतर कितना है, इतना 105। अब यहाँ पर हम देखते हैं परसेंटेज में कितना अंतर है, 7 डिग्री का परसेंटेज में अंतर है 7, और वैसे क्वेश्चन में कितना अंतर दिया हुआ है हमें 105, यानी कि 7% हमने 105 रुपये के बराबर कर दिया। अंकित मूल्य पूछा, अंकित मूल्य कितना है 100%, यहाँ से 100% निकालेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 15 7 105, एक की 15 आ गई तो 100 की कितनी आ जाएगी 1500, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक्स वाई और जेड एक समतल पर 3 बिंदु हैं, जहां एक्स वाई बराबर 11 है, वाई जेड बराबर 13 है और एक्स जेड बराबर 24 सेंटीमीटर है। बिंदु एक्स वाई और जेड से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या होगी। देखिए हमें तीन लाइन दी हुई है, एक्स वाई बराबर 11 है, वाई जेड बराबर 13 है और एक्स जेड बराबर 24। तो इनसे हम अगर हमें 3 रेखा दी हुई है, मान लीजिए एक ये थी, एक ये थी, एक ये थी, इसकी कुछ लंबाई थी, इसकी कुछ लंबाई थी, इसकी कुछ लंबाई थी, तो हम 3 रेखाएं हमारे पास, और त्रिभुज में कितनी रेखाएं होती हैं, 3 ही रेखा होती हैं, यानी कि इनसे हम एक त्रिभुज बना सकते हैं। अगर एक त्रिभुज बनता है इनसे, तो उस त्रिभुज से कितने ट्रायंगल हम पास कर सकते हैं, एक ही तो त्रिभुज बनता है, एक ही तो सर्कल बनता है हर त्रिभुज का, जो कि एक्स सर्कल होता है, बाह्य सर्कल होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या इनसे त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या होती है, किन्हीं भी 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या के योग से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड अगर मैं करूँ तो कितना आ जाएगा 24, और एक्स जेड कितना है 24। क्या ये 24 से बड़ा है, नहीं, ये तो बराबर है, यानी कि यहाँ त्रिभुज ही पॉसिबल नहीं है। और जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो यहाँ पर कोई सर्कल भी नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पर 0 सर्कल बनेंगे। और ऐसा ही क्वेश्चन CGL 2022 मेंस में भी आया था। अब आप देख सकते हैं PYQ का कितना महत्व है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, किरण ने 2 व्यक्तियों को 4000 रुपये इस प्रकार से उधार दिए कि इस धनराशि का एक भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष भाग 10% वार्षिक की दर से दिया गया। उसे 352 रुपये का वार्षिक साधारण ब्याज मिला, तो 10% की दर से दी गई राशि कितनी है, ये पूछ रहा है हमसे। तो इस प्रकार के सवालों को हम एलिगेशन से करते हैं। तो इसने 4000 को 2 भागों में दिया, एक को दिया 8% पर, एक को दिया 10% पर, और टोटल ब्याज हमारा बना एक साल में 352। पूछा है 10% पर कितना ब्याज दिया। मैंने मान लिया एक ये अलग अलग ना बांटकर 8 और 10 पर नहीं बांटकर सारा का सारा पैसा 8% पर दे देता, तो ये कितने रुपए ब्याज कमाता, 4000 का 8%, 8 चौक 32, 320 रुपये ब्याज कमाता। ठीक है, इस बार मैंने मान लिया कि सारा पैसा इसने 10% पर दे दिया। 10% पर जब ये देता तो कितना ब्याज मिलता है इसे, 4000 का 10% 400। लेकिन इसने ऐसा नहीं करा, इसने दोनों को मिलाकर दिया है, यानी कि दोनों को मिलाकर ब्याज कितना मिला है, फिर से दोनों को मिलाकर ब्याज मिला है 352। तो एलिगेशन ऐसे ही तो लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 352 में से यहाँ 320 जाएंगे तो कितना बचेगा 32, और यहाँ पर बचेगा 48, 400 में से 352 जाएंगे। तो ये रेशियो कितना आ रहा है 16 3 48, 16 दूनी 32, यानी कि उसने जो पैसा बांटा है वो 3:2 के अनुपात में बांटा है। लेकिन टोटल पैसा था कितना हमारा 4000, तो 3 और 2 5 में बढ़ जाएगा, यानी कि 5 की वैल्यू 4000, 1 की वैल्यू 800। अब क्या पूछा है हमसे पूछा 10% पर कितना पैसा दिया था। 10% वाला पैसा कितना है, 10% वाला पैसा रेशियो में हमारा 2, 1 की वैल्यू है 8, तो 2 की वैल्यू कितनी जाएगी 1600, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक 10 मीटर लंबा खंभा एक ऊर्ध्वाधर दीवार AB पर तिरछा टिका हुआ है, जो 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। खंभे का जमीन पर रखा हुआ हिस्सा दीवार से कितनी दूर है, ये हमसे पूछा है।
10 मीटर लंबा खंबा है जो एक ऊर्ध्वाधर दीवार AB पर, ऊर्ध्वाधर है यानी कि ये एक दीवार है सीधी, ये एक दीवार है AB जो सीधी है बिल्कुल, AB पर तिरछा टिका हुआ है। तिरछा टिका हुआ है यानी कि ये जो 10 मीटर है ये कर्ण बनेगा क्योंकि तिरछा टिका हुआ है और इसकी हमें लंबाई दी हुई है 10 मीटर, और हमसे पूछ रहा है कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की दूरी क्या होगी। अब यहाँ पर ये इसके साथ 30 डिग्री पर झुका हुआ है। अब वही मैंने पहली क्लास में आपको 3 त्रिभुज याद कराए थे। एक तो 45-45 वाला, 45-45 जब ये होते हैं, ये भी 45 और ये भी 45, तो इनका रेशियो क्या हो जाता है साइड का 1/1√2। जब ये 30-60 वाले होते हैं यानी कि यहाँ पर 30 और यहाँ पर 60 होता है, तो यहाँ पर 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। आप इसे याद ऐसा रख सकते हैं क्योंकि जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा उतनी बड़ी होगी, यानी कि सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है। 30 डिग्री यहाँ पर सबसे छोटा है, इसके सामने 1 सबसे छोटा, उससे बड़ा है 60 डिग्री और 1 से बड़ा है √3। अब ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने है 2 जो कि इन सब में सबसे बड़ा है। अब इसी को अगर यहाँ पर 30 डिग्री ले लेते, यहाँ पर 60 डिग्री ले लेते, तो वो तीसरा त्रिभुज बन जाता। यहाँ पर 30 डिग्री है यानी कि यहाँ पर 60 डिग्री है। अब इनके साइड का रेशियो क्या होगा, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और यहाँ पर है 90, 90 के सामने 2, यानी कि 2 की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है रेशियो में √3, हमारे पास 1 की वैल्यू है 5, तो √3 की कितनी हो जाएगी 5√3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन क्या है, यहाँ से हमें सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 15, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, गुणा 2 प्लस 9 भाग, यहाँ पर फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, 18 दूनी 36 गुणा 4 माइनस 4 भाग 8 गुणा 2। अब देखिए 15/6 मैंने लिख दिया से, गुणा 2 प्लस 9/36 गुणा 4 माइनस 4/8 गुणा 2। 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, 9 चौक 36 से 36 कट जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 3 6 और 3 पंजे 15, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 15। ये दोनों तो आपस में कट चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 2 + tan² 2a प्लस cot² 2a बटे में sec 2a इंटू cosec 2a। तो यहाँ पर देखिए अलजेब्रा में मैंने आपको 3 बेसिक आइडेंटिटीज बताई थी, मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कराता हूँ। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, दूसरी होती है sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, तीसरी होती है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 + tan² 2a प्लस cot² 2a। ये जो 2a है इस पूरे को हम थीटा मान सकते हैं क्योंकि एक ही तो एंगल है, ये पूरा थीटा हो गया। अब 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1, एक को तो मैं tan के साथ लिख रहा हूँ, यानी कि 1 + tan² 2a, और एक को मैं लिख रहा हूँ cot² 2a के साथ, यानी कि 1 + cot² 2a। बटे में क्या दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है sec 2a इंटू में cosec 2a। अब देखिए 1 + tan² क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी नंबर 2 से देखिए, जब माइनस का tan² इधर जाएगा तो हो जाएगा sec² 2a, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ sec² 2a। अब यहाँ पर 1 + cot² 2a क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी नंबर 3 से यहाँ पर माइनस का cot² उधर जाएगा तो हो जाएगा cosec² थीटा, यानी कि ये हो जाएगा cosec² 2a। बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है sec 2a इंटू cosec 2a। अब इसको मैं sec² 2a को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos² 2a प्लस cosec² क्या लिख सकता हूँ, 1/sin² 2a। अब बटे में क्या चल रहा है, sec 2a अपॉन cosec 2a। पहले इसको ही सोल्व कर लेते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा sin² 2a इंटू में cos² 2a, और ऊपर क्या आ जाएगा sin² 2a प्लस cos² 2a, यानी कि आइडेंटिटी नंबर बन जाएगी sin² थीटा प्लस cos² थीटा, उसका मान हो जाएगा 1। और बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है हमारा sec 2a इंटू cosec 2a। अब यहाँ पर देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/sin² 2a इंटू में cos² 2a, और इंटू में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा sec 2a इंटू cosec 2a। अब यहाँ पर देखिए sec 2a क्या हो जाएगा 1/cos 2a। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos 2a, इससे इसकी एक पावर कट जाएगी, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/sin a, इस sin से इसकी एक पावर कट जाएगी, बचेगा क्या 1/sin 2a इंटू cos 2a, यानी कि ये क्या आ जाएगा cosec 2a इंटू sec 2a। यही इसका आंसर होगा।
लेकिन अगर हम ऑप्शन में जाएँ तो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, यानी कि ऑप्शन में इसमें गलती थी, यानी कि इस प्लस की जगह यहाँ पर क्या आता मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। बाकी यदि आप इस पिछले क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग करेंगे तो भी आपको इसमें टाइम लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु के फॉर्मूले में आपको यहाँ रिवाइज करवा देता हूँ। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सी एस ए क्या होता है, सी एस ए होता है पाई आर एल। टी एस ए क्या होता है, टी एस ए होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि शंकु कैसा होता है, शंकु होता है ऐसा। और सी एस ए क्या होता है, सी एस ए होता है जितने भाग को हम कर्व्ड भाग को जितने को हम हाथ से छू सकते हैं। टोटल सरफेस क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है जितने भी भाग को किसी भी आकृति के हम हाथ से छू सकते हैं, वो टोटल सरफेस एरिया हो सकता है। तो टी एस ए में क्या किया जाएगा, ये वाला भाग और ये वाला भाग। ये तो पॉइंट है, पॉइंट का क्या आप क्षेत्रफल निकालेंगे, कुछ नहीं। तो यहाँ पर इसमें सी एस ए में हमने ये वाले भाग का एरिया और ऐड कर दिया। ये क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर बन जाएगा। क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। क्या होता है वो, पाई आर इंटू में एल प्लस आर, यानी कि पाई का मान कितना 22/7 रखेंगे, इंटू में आर एल प्लस आर रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पर 22 आ रहा है, यानी कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल चेक करना मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए 8 और 4 14, क्या कटेगा 11 से, नहीं। 7 4 11 कटेगा 11 से, कटेगा, यानी कि ऑप्शन हो सकता है। 9 4 13 कटेगा, नहीं। 8 से 14 कटेगा, नहीं। ऑप्शन नंबर एक ही है जो 11 से कट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे चेक करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी, ओड और इवन प्लेसेस के नंबर को जोड़िए और उनका डिफरेंस देखिए। यहाँ पर ओड पर कौन कौन है, 7 और 4, इनका ऐड करेंगे तो 11। इवन पर कितना है 0, यानी कि 11 को 0 में से घटाएंगे 11 ही तो आएगा। इस तरीके से मैंने डिविजिबिलिटी चेक करी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। हमको पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक पैसे के थैले में 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के क्रमशः 3, 5 और 7 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल राशि 980 रुपये है तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। 10 रुपये के सिक्के कितने अनुपात में, 7 अनुपात में, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या 69 7 से कटता है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 270 कटता है, हाँ, तो ये हो सकता है। 73 कटता है, नहीं कटता, ये भी नहीं हो सकता। 68 कटता है 7 से, नहीं कटता, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर एक ही है। यानी कि ऑप्शन से ही हम इसको भी सोल्व कर सकते थे, इसको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या 47 से कटती है। तो सबसे बड़ी अगर मैं 5 अंकों की संख्या आपसे पूछूं तो क्या होगी वो, 1 2 3 4 5 ये होगी। इसको 47 से पूछा है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या 47 से कौन सी कटेगी। क्या ये 47 से कटेगी, काट के देख लेते हैं, कटेगी तो ठीक है, नहीं तो जितना बचेगा उसे इस संख्या में से घटा देंगे, वही फिर संख्या 47 से कटेगी। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 47 दूनी 94, यहाँ पर क्या बचेगा 5 9। अब एक बार जाएगा 47 से कम 47, 9 में 7 गए 2, 5 में से 4 गया 1, उतार लिया ये वाला 9। अब कितनी बार जाएगा, 47 दिया 3 बार देख लेते हैं, 3 कितना होता है, 7 दिया 21, हासिल को 3 3 चौक 12, 3 बार नहीं जाएगा, यानी कि इस बार भी 2 बार जाएगा। 47 दूनी 94 होता, यहाँ पर 94 चला जाएगा। 9 में से 4 गए 3, 12 में से 9 गए 3, उतार लिया ये वाला 9। अब कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32 होता है लगभग। अगर 8 बार जाता, मैं 8 बार चेक कर लेता हूँ, 8 बार नहीं जाएगा तो फिर 7 बार ही जाएगा। 8 7 56, हासिल को 5, 8 चौक 32 और 5 37, यानी कि 8 बार नहीं जा रहा है, यानी कि 7 बार चेक करते हैं। 7 7 49, हासिल को 4, 7 चौक 28 और जी 4 32, यानी कि कितनी बार जा रहा है, 7 से दोबारा चेक करते हैं। 47 7 7 7 49, हासिल को 4, 7 चौक 28 28 और 4 32, यानी कि 329, यानी कि 7 बार जा रहा है। कितना, 329। 9 में से 9 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, 10, यानी कि 10 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। मुझे लग रहा है हमने इसमें कोई मिस्टेक करी है, कैलकुलेशन मिस्टेक। इसको हम दोबारा सॉल्व करते हैं। दोबारा सोल्व करते हैं इसको। 47 में चेक करना है, यानी कि 47 में सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों की को डिवाइड करना है। अगर कट जाएगी तो वही हो जाएगी, नहीं तो इसमें से जितना बचेगा उसको घटा देंगे। 2 बार जाएगा 47 दूनी 94, 9 में से 4 गए 5, उतार लिया ये वाला 9। अब एक बार जाएगा 47 से कम 47, 9 में से 7 गए 2, 5 में से 4 गया 1। अब ये वाला 9 उतारेंगे 9। क्या यहाँ पर 3 बार जाएगा, मैं चेक कर लेता हूँ 3 बार। 7 दिया 21, हासिल को 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14,
3 बार नहीं जाएगा, यानी कि ये भी 2 बार जाएगा। 47 दूनी 94 हो जाएगा। 9 में से 4 गए 5, अब 12 में से 9 गए 3, उतार लिया ये वाला 9, 359। अब कितनी बार जाएगा मैं चेक कर लेता हूँ, 7 बार, 8 बार चेक कर लेता हूँ। 8 सत्ते 56 हासिल को, हाँ 8 सत्ते 56 का 6 हासिल को 5, 8 चौक 32 और जी 5 37, यानी कि 8 बार जाएगा। 8 बार नहीं जाएगा, 376 हो जाएगा और हमारे पास है 359, यानी कि 7 बार जाएगा। 7 बार कितना जाएगा, 7 सत्ते 49 हासिल को 4, 7 चौक 28 और जी 4 32, 329 329 जा रहा है। कितना बच रहा है, 0, 5 में से 2 गए 7, क्या आगे 5 में से 2 गए 3, क्या आगे कोई संख्या उतारने के लिए बची है, नहीं। लेकिन हमारे पास कितना एक्स्ट्रा है, 30। अगर ये 30 एक्स्ट्रा ना होता तो हमारी संख्या पूरी 47 से कट जाती, यानी कि इस संख्या में कितना एक्स्ट्रा है, कितना शेष बच रहा है, 47 से भाग देने के बाद 30। अगर मैं उस एक्स्ट्रा को, यानी कि शेष जो बचा है उसको मैं इसमें से घटा दूँ तो वो संख्या फिर 47 से कटेगी तो मैंने इसमें से 30 घटा दिया, तो ये संख्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी जो 47 से कटेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के बराबर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया जाता है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों में शामिल नहीं है। यानी कि एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी भुजा है 14। अब ये कह रहा है कि इसके हर शीर्ष को, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट, इसको केंद्र मानकर 3 त्रिभुज बनाए गए हैं। जिसका इसको केंद्र मानकर 3 त्रिभुज बनाए गए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 सेंटीमीटर, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई के, पूरी लंबाई थी कितनी 28, आधी कितनी हो जाएगी 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या मानकर 3 वृत्त बनाए गए हैं। यहाँ से वृत्त बनाएंगे 3 तो कैसा बनेगा, ऐसे तो बनेगा। यहाँ से एक वृत्त बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, और यहाँ से एक वृत्त बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब क्या पूछा हमसे, त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों में शामिल नहीं है। कौन सा भाग शामिल ना, ये वाला, यानी कि इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आप देखिए, एक पूरा मेरे पास राइट एंगल वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और मेरे पास एक सर्कल के 3 सेक्टर हैं जिसका एक कोण है 60 डिग्री, यानी कि तीनों का एंगल का जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि आधे त्रिभुज का मुझे क्षेत्रफल, यानी कि मुझे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के क्षेत्रफल में से क्या घटाना है, आधे सर्कल का एरिया घटाना है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a² माइनस त्रिभुज, आधा त्रिभुज कैसा आया 60 डिग्री यहाँ, 60 डिग्री यहाँ, 60 डिग्री यहाँ, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, पूरा कितना होता है 360 डिग्री, 180 कितना इसका आधा, यानी कि आधे सर्कल का एरिया हमें घटाना है इसमें से। सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। अब यहाँ पर देख लेते हैं, √3/4 a² कितना होता है, a² साइड कितनी थी इसकी 28, यानी कि 28 इंटू 28 माइनस के 1/2, पाई कितना है, सवाल में दिया है 22/7 लेना है, यानी कि 22/7 इंटू मार कितना है, त्रिभुज की जो उसकी वृत्त की जो रेडियस है वो है 14, यानी कि 14 इंटू 14। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर मैं 7 4 से काट देता हूँ, 7 चौक 28, यहाँ पर देखें 7 दूनी 14 से ये वाला 14 कट जाएगा, इस 22 को मैं लिख सकता हूँ 11 गुना 2, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। तो ऊपर वाली लाइन से मैं ले रहा हूँ क्या कॉमन, 28 कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या बचेगा, 28 कॉमन ले लूँगा तो 7√3, यहाँ पर क्या बचेगा 14 दूनी 28 कॉमन चला गया, यहाँ बचा 11। अब √3 का मान कितना लेना है हमें, सवाल में बताया है √3 का मान हमें बताया होगा 1.73 लेना है, अगर नहीं बताया तो 1.73 लेना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन जो है पॉइंटों में दिए हुए। तो 1.73 में मैं 7 की मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से 21 हासिल को 2, 7 7 49 और 2 51 हासिल को 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12, यानी कि 12.11 माइनस के 11। अब इसमें से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.11, इसमें मल्टीप्लाई करनी है 28 की, यही हमारा आंसर होगा। तो 8 एकम 8, अब 1.11 में 28 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 8 8 इंटू 2 2 2, यहाँ पर 8 8 और 2 10, 0.08 आएगा यूनिट डिजिट, 3 ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 2 और 1 3, यानी कि 31.08 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है हमें। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रिया ने अपना स्कूटर इतने रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ प्राप्त किया, लाभ प्रतिशत हमें बताना है। विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ प्राप्त कर रहा है वो, यानी कि ये जो 1/6 लाभ है वो किसका है, विक्रय मूल्य का, यानी कि फ्रैक्शन में जो भी संख्या नीचे दी हुई है वो क्या होगा, जिसका वो लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी कि 6 क्या है इसमें SP, और प्रॉफिट कितना है इसका 1, ये क्या है प्रॉफिट। तो यहाँ से अगर मैं CP की बात करूँ तो CP क्या होगी, अगर SP मेरी कितनी है, SP है 6 और प्रॉफिट है मेरा 1 का, तो CP कितनी होगी 5, जब भी तो प्रॉफिट 1 का बनेगा।
अब प्रॉफिट 1 का है, CPF 5, तो यहाँ से लाभ प्रतिशत कितना होगा 1/5, क्योंकि एक्चुअल जो लाभ परसेंट निकलता है वो CP पर निकलता है। 1/5 कितना होता है 20%, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कभी आप इस सवाल में इस वैल्यू में फंसे हुए रह जाएं तो आपको इसको इस तरीके से सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक बस प्रारंभिक दूरी का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगले 1/3 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अंतिम 1/3 भाग 60 की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए बस की औसत गति क्या होगी? तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ये होती है एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर अगर मैं 1/3 है टोटल, मैं डिस्टेंस टोटल 3 ही मान लेता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं मानता, 3 ही मान लेता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ऊपर 3, और टोटल टाइम कैसे निकलता है? स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से टाइम क्या जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अगर हम देखें तो 1/3 भाग 40 से कर रहा है, टोटल थी 3, 1/3 कितनी हो जाएगी इसकी 1, यानी कि 1 को 40 से कर रहा है, प्लस अगली 1 को 50 से कर रहा है, यानी कि 1/50 ही मैं टोटल टाइम निकाल रहा हूँ। यहाँ पर कुछ टाइम आता है, यहाँ पर कुछ टाइम आता है, मैं डायरेक्ट उसको ऐड कर रहा हूँ, प्लस अगली 1/3 60 से कर रहा है, यानी कि 1/60। ये क्या निकालने हम? ये निकालने हम एवरेज स्पीड बराबर 3 बटे, अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो एलसीएम आ जाएगा कितना 600, और वो 600 ऊपर जाकर 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 600 आया, 4 से 40 से 600 को भाग करेंगे तो 15 चौका 60 प्लस 12 पंजे 60 प्लस 10 छिक्का मतलब 60 और 10 की गुणा करेंगे तो 600, ये कितना आ जाएगा 1800 बटे ये कितना आ जाएगा 27 10 37, यानी कि 37 से हमको इसको 1800 को भाग करना है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पॉइंट में दिए हुए हैं। कितनी बार जाएगा? 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार जाएगा। 5 7 35 हासिल को 3, 5 6 15 और जी 3 18, 5 बार भी नहीं जा रहा है, यानी कि ये जाएगा 4 बार, क्योंकि 5 बार इससे ज़्यादा हो रहा है। तो 37 से दोबारा 1800 को भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा 4 बार। 7 चौक 28 हासिल को 2, 4 तिया 12 और 2 14, यहाँ पर 10 में से 8 गए 2, 7 में से 4 गए 3, यहाँ पर उतार लिया हमने 0। क्या कितनी बार जाएगा? 8 बार जाता तो 8 तिया 24, 9 तिया 27, 9 बार जाएगा। अगर हम चेक कर लेते हैं 37 से 9 बार नहीं जाएगा तो फिर 8 बार जाएगा। 9 7 63 का 3 हासिल को 6, 9 तिया 27 और जी 6 33, 333 हो रहा है, लेकिन हमारे पास है 320, यानी कि 7 बार नहीं जाएगा 8 बार जाएगा, यानी कि 48 मिनट समथिंग आएगा। और एक ही ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन पर क्वेश्चन सोल्व करते हुए हमेशा नजर रखनी है, क्योंकि आप इसको अगर पूरा सोल्व करेंगे तो आपका टाइम ही खराब होगा। ये बात मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 3 पाइप PQR एक टंकी को क्रमशः 40, 80 और 120 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में सभी पाइप खोले जाते हैं, कितने समय बाद पाइप Q और R को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी आधे घंटे में पूरी तरह भर जाए? तो PQR 3 पाइप है, PQR P ले रहा है 40 मिनट, Q ले रहा है 80 मिनट और R ले रहा है 120 मिनट। अगर मैं टोटल टाइम देखूँ तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ जाएगा 240 मान लिया हमने, एलसीएम ले लिया तीनों का। यहाँ पर अब P की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 6, Q की कितनी आ जाएगी 3, R की कितनी आ जाएगी 2। अब क्या कह रहा है? कितने समय बाद Q और R को बंद कर देना चाहिए, यानी कि Q और R को बंद कर रहा है, यानी कि P तो पूरे समय के लिए चल रहा है ताकि टंकी आधे घंटे में पूरी भर जाए, और टंकी भरनी है हमें आधे घंटे में, लेकिन Q और R को हमने कुछ समय के बाद बंद कर दिया। लेकिन हमें किसका पता है? P का, यानी कि P पूरे आधे घंटे के लिए चला है। P आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में कितना टैंक भर देगा 180 है। टोटल कितना हमारे पास 240 में से 180 किसने भर दिया? P ने। कब? जब वो शुरू से लेकर एंड तक चला, यानी कि यहाँ पर कितना बचा 60। तो P का तो हम निकाल चुके हैं, जब वो P Q और R के साथ था तब का भी, और जब अकेला काम कर रहा था तब भी। अब क्या बचे हमारे पास? सिर्फ Q और R, यानी कि जो 60 है ये भरा होगा किसने? Q और R ने। Q और R कितना टोटल मिलाकर 3 और 2 5, यानी कि इसे कितनी देर में भरेंगे 12 मिनट में, यानी कि Q और R 12 मिनट तक P के साथ काम कर जिसमें Q और R ने 60 भरा होगा वो काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद P ने अकेले काम भरा और इस तरीके से टंकी पूरी आधे घंटे में भर गई। तो Q और R ने कब तक काम करा? 12 मिनट तक, यानी कि 12 मिनट बाद Q और R को बंद कर दिया। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, यदि 3 संख्याओं का योगफल 18 है और उनके वर्गों का योगफल 36 है तो उनके घनों और उनके गुणनफल के 3 गुने के योगफल के बीच का अंतर क्या होगा? ये हमसे पूछ रहा है। 3 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है हमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18। उनके वर्गों का योगफल कितना दिया हुआ है? वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 36। अब क्या पूछा हमसे? उनके घनों, घन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और उनके गुणनफल के 3 गुने के योगफल का अंतर यानी कि माइनस के 3x y z।
अब आपको इसको देखकर क्या याद आ रहा है, मैंने पहली क्लास में आपको एक फॉर्मूला बताया था इससे रिलेटेड, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। अब यदि हम इसको देखें तो ए प्लस बी प्लस सी किस में मल्टीप्लाई हो रही है, जो भी हमारा आंसर है उसमें ए प्लस बी प्लस सी है कितना, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी नहीं होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। यहाँ पे मैंने ए प्लस ए बी सी लिखा है, वहाँ पर एक्स वाई जेड होगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर यानी कि 18 की मल्टीप्लाई हो रही है। 18 का मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, 9 से या 3 से उसमें मल्टीप्लाई हो रही है, और यानी कि ये 9 गुणा 2 है, यानी कि एक तो 2 से संख्या कटेगी। 2 से कौन कौन सी संख्या कट रही है, ऑप्शन नंबर 1 क्या 2 से कटेगा, 9। एंड में आ रहा है क्या कटेगा, नहीं, यानी कि इसका आंसर नहीं हो सकता, और ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से नहीं कटेगी। अब संख्या 9 से भी कटेगी, 9 से देखते हैं कौन कौन सी संख्या कटनी है, 2 ऑप्शन बचे, 9 9 से कट जाएगा, 4 4 8 1 9 9 से कट जाएगा, 9 कट जाएगा, यानी कि दोनों ऑप्शन 9 से कट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यदि यहाँ पर एक ही ऑप्शन 9 से कटता तो मैं इतना कर ही इसका आंसर लगा सकता था, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी इसमें मुझे। अब बाकी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, या तो ऐसे कर लें, या यहाँ पर देखिए ये 2 इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। यहाँ से मैं एक वेरिएबल को जीरो कर सकता हूँ, जेड को मैं यदि जीरो कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बराबर 18, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ये यदि मैंने जेड को जीरो कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। निकालना क्या है मुझे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बस यही तो निकालना। ये क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 3xy, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब कैसे निकालेंगे इसको, एक्स प्लस वाई कितना है 18, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 माइनस के 3xy। xy कैसे निकालेंगे, यदि मैं इसका स्क्वायर करूँ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy बराबर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 324। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख दो 36, 36 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 6 में 4 14 में 6 गए 8, 12 में 3 गए 11 में 3 गए 8, और यहाँ पर 2, यानी कि 2xy कितना आ गया इतना। तो xy कितना आ जाएगा यहाँ से 144, यहाँ यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 3 × 144। अब इसको सोल्व करेंगे तो 18, ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 3 कम 3 और 1 4, 432, 324 माइनस के 432। तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा हमारा नेगेटिव। दोनों ऑप्शन जो बचे हैं वो है हमारे नेगेटिव, इसको सोल्व भी करना पड़ेगा हमको। 12 में 4 गए 8, यहाँ पर क्या बचेगा 2, 2 में से 2 गए 0, यहाँ पर 1, यानी कि माइनस के 108। 18 8 144, हासिल 1 18 कम 18 और 1 19, यानी कि माइनस के 1944 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते थे। अगर हमारा एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा होता तो हम इसको पूरा सोल्व नहीं करते, ऑप्शन से इसको सोल्व कर देते। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 750 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक में एक्स और वाई एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रम से 9 और 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागना शुरू करते हैं। यानी कि एक ही तरफ भाग रहे हैं। जब एक वृत्ताकार ट्रैक है, कितना इसका दिया हुआ है लेंथ 750 मीटर, एक ही तरफ भाग रहे हैं, यानी कि पहला धावक भी इधर भाग रहा है और दूसरा भी, तो इनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी नेगेटिव, यानी कि 13.5 में से 9 कट जाएगा, टोटल स्पीड कितनी आ जाएगी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे में। मीटर प्रति सेकंड में भाग करेंगे तो 5/8, इससे इसको भाग कर देंगे। अब क्या पूछा, यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो नेट स्पीड कितनी होगी नेगेटिव, तो वे ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे। तो टाइम निकालना है, डी इक्वल्स टू क्या होता है एस टी, यहाँ से टाइम निकालेंगे तो डी अपॉन ऐसा आ जाएगा इक्वल्स टू टी, टी निकालना है, यानी कि डिस्टेंस कितनी है 750, स्पीड कितनी आई नेट स्पीड 4.5 × 5/18 आता, वो ऊपर मैंने भेज दिया। यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ पर एक और 0 बढ़ जाएगी, ये 18 था, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ये क्या बन गया 5 पंजे 25, 25 से मैंने 2 0 काट दी 4 बार, 25 चौका 100, 75 चौका 300, 300 दूनी 600, यानी कि 600 सेकंड में वो दोनों मिल जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है a प्लस 1/a बराबर 12, हमसे पूछा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ही तो करना है। क्या होता है इसका स्क्वायर, पहली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे आपको ये कंडीशन तो सीधी याद होनी चाहिए कि 12 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 142 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो आपको सीधा ऐसी ये कंडीशन तो याद होनी चाहिए, अलजेब्रा की कुछ कंडीशन होती हैं जो आपको सीधे याद होनी चाहिए, और देखते इसका आंसर लगा देना था 142। बाकी नहीं पता तो क्या होता है इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 गुणा a इंटू 1/a बराबर 12 का स्क्वायर 144। यहाँ से क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 144, ये इससे a कट जाएगा, प्लस का 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 142। तो इसका स्क्वायर कर ही सोल्व कर ये डायरेक्ट कंडीशन बनती है कि a स्क्वायर
प्लस 1/a² क्या हो जाएगा, जो हमें दिया हुआ इसका स्क्वायर माइनस के 2, तो 142 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दो मित्रों राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। राम की माता माया देवी की आयु राम की आयु की 3 गुनी है और रवि की आयु अपने भाई सोहम की आयु की 4 गुनी है। माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। माया देवी की आयु क्या होगी, हमसे पूछा है। दो मित्र हैं राम और रवि, राम और रवि, इनकी आयु का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 7 ईयर्स। राम की माता माया देवी, यानी कि यहाँ पर क्या है, माया देवी, किसकी माता है, ये राम की। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, राम की आयु की 3 गुनी है, राम की आयु की 3 गुनी है माया, यानी कि माता है तो यही बड़ी होगी, यानी कि मान लिया मैंने 3x और राम मान लिया मैंने x, ठीक है। आगे क्या दिया, रवि की आयु अपने भाई सोहम की आयु की 4 गुनी है। यहाँ पर रवि और इसका भाई सोहम, इन दोनों की एज का रेशियो दिया हुआ है, सोहम की आयु की 4 गुनी है, यानी कि अगर ये y है तो ये कितना है, 4y। अब क्या दिया हुआ है, माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। माया देवी कितनी है, 3x, सोहम कितना है, y, 3x माइनस के y, हमें दिया हुआ है इन दोनों का अंतर 65 वर्ष। हमसे क्या पूछा है, माया देवी की आयु क्या होगी, हमसे पूछा है। एक और हमारे पास रेशियो है राम माइनस रवि का। राम कितना है, राम है मेरे पास x, रवि कितना है, रवि है 4y बराबर 7, यानी कि मेरे पास 2 ही इक्वेशन आ गई और 2 ही मेरे पास वेरिएबल है, यानी कि मैं इन दोनों को सोल्व कर सकता हूँ। मुझसे पूछा क्या है, माया देवी की आयु, माया कहाँ है, यहाँ पर 3x, यानी कि x निकालना है मुझे। x जो भी आ जाएगा उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माया आ जाएगी, यानी कि इस इक्वेशन में से मुझे y को गायब करना है। y को गायब करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन में मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या हो जाएगा, 12 तिया 36, 36x माइनस के 12 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 तिया 12x माइनस के 4y बराबर 65, चौका 260 बटे में x माइनस 4y बराबर 7। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ देता हूँ, मतलब घटा देता हूँ, माइनस प्लस माइनस, घटाया क्यों, जिससे कि इन दोनों के चिन्ह विपरीत हो जाएं और ये दोनों एक दूसरे से कट जाएं, क्योंकि हमें y को काटना है। अब 12x में से x जाएगा तो 11x बराबर ये कितना बचेगा, 253। यहाँ से x कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यानी कि x कितना आ गया, 23। हमसे क्या पूछा है, माया देवी की आयु क्या होगी। माया कितनी थी हमारी, 3x, x कितना है 23, यानी कि 23 से कितना हो जाएगा, 69, तो इसकी आयु कितनी आ जाएगी, 69, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन सेम कंडीशन पर इस बार सीजीएल मेंस जो कि 20 फरवरी को हुआ था, सीजीएल मेंस 2024, उसमें भी पूछा गया है। तो PYQ का आप देख सकते हैं कितना महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, ये हमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा है हमसे, 2014 में स्कूल ABC की औसत बिक्री 2013 में स्कूल ACF की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत है, हमसे पूछा है। ABC 2014 में देख लेते हैं, 2014 कौन सा है, ये ऑरेंज वाला। A कितना है यहाँ पर 70, और B में कितना है, B में है हमारा A 35, और C में कितना है, C में है 60। तीनों को ऐड करेंगे तो 60 और 6 13। C में कितना है, A यहाँ पर ABC, C में A 2014, यहाँ पर A जो आएगा वो आएगा ये वाला 80, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 80, क्योंकि यहाँ पर हमने जो लिख दिया था 60, ये B है, क्योंकि ऑरेंज वाला है हमारा 2014 में। तीनों को ऐड करेंगे, 8 और 7 15 और 3 185, यानी कि 2014 में कितना आ जाएगा, 185। ठीक है, अब 2013 में ACF का पूछा है। A कितना है, यहाँ पर A है ये ब्लू वाला, A कितना है 50, और C कितना है, C देखें तो हम 2013 में कितना है, C है यहाँ पर 60, और क्या पूछा है हमसे, F कहाँ है, ये रहा, F कितना है यहाँ पर, F है यहाँ पर 40। तीनों को ऐड करेंगे तो 6 5 11 और 150, यहाँ पर ये आ गया 2013 में 150। क्या पूछा है हमसे, वॉट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ द स्कूल्स A, B एंड C इन 2014 इज द एवरेज सेल्स ऑफ स्कूल AC एंड F इन 2013। यानी कि 2014 में ABC की औसत बिक्री 2013 में ACF की औसत बिक्री का कितने परसेंट है, यानी कि जो 2014 में है ये इसका कितना परसेंट है, ये हमसे पूछ रहा है, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है 150 185 का कितना परसेंट है। क्वेश्चन को पढ़िए, 2014 में ABC की औसत बिक्री, 13 में ACF की औसत बिक्री का कितना परसेंट है, यानी कि इसका कितना परसेंट है हमसे निकालना है। 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, क्या आ गया 37 बटे 3000 बटे 37, यानी कि 37 से हमको 3000 को डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा देख लेते हैं, 9 तिया 27 होता है, यानी कि 9 बार जा सकता है। 37 निम्मा कितना होता है मैं चेक कर लेता हूँ, 9 तिया 9 सत्ते 63, हासिल कुछ है, 9 तिया 27 और 6 33, यानी कि 9 बार तो नहीं जा रहा है, यानी कि 8 बार जाएगा। 8 सत्ते 56, हासिल को 5, 8 तिया 24 और 5 29, 296। 8 सत्ते 56, हासिल को 5, 8 तिया 24 और 5 29, यहाँ पर कितना बचेगा 40। कितनी बार जाएगा, एक बार
यानी कि 81 पॉइंट समथिंग आएगा, और एक ही ऐसा ऑप्शन है 81 पॉइंट समथिंग का, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से ऑप्शन पर आपको हमेशा नज़र रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लेट 0 डिग्री, मतलब टी जो है यहाँ पर हमसे कह रहा है कि मान लो टी 0 और 90 डिग्री के बीच में है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 0 से 90 के बीच में साइन और कोस की बात हो रही है। यदि भी साइन और कोस की मैं आपसे बात करूँ, मैंने आपको कहा था कि आपको वैल्यू टेबल याद कर लेनी है, क्या आपने याद की? अब यहाँ पर देख सकते हैं हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैं आपको इससे कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 √2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 30 का मान √3/2, 45 का मान √2 और कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0 होता है। अब देखिए पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, साइन टी छोटा है कोस टी से, कब? जब टी बड़ा है 45 डिग्री से। अब आप देखें यहाँ पर साइन को 45 तक देखिए, साइन और कोस का 45 तक कंपैरिजन देखिए, क्योंकि चारों ऑप्शन में हमें 45 डिग्री की बात कर रहा है। साइन कितना है, साइन बढ़ रहा है और कोस घट रहा है, ठीक है। लेकिन साइन और कोस का जब आप आपस में कंपैरिजन करेंगे तो साइन को देखिए 45 तक कम होता है कोस से, यानी साइन 0 कितना है 0 और कोस 0 कितना है 1, कोस बड़ा है 45 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन 30 कितना है 1/2, लेकिन कोस 30 कितना है √3/2, यहाँ पर भी कोस बड़ा है। अब साइन 45 पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि जब तक ये बराबर होते हैं तब तक 45 डिग्री तक जब तक ये बराबर होते हैं तब तक कोस का मान साइन से बड़ा होता है। अब ऑप्शन नंबर 1 में क्या करा है कि यदि टी 45 डिग्री से कम है, यानी कि 45 डिग्री से कम है, इससे पहले की बात हो रही है, तो क्या करा है कि कोस टी बड़ा होगा साइन टी से। क्या ऐसा है, कोस टी बड़ा होगा साइन टी से? क्या बड़ा हो रहा था? हाँ बड़ा हो रहा था, यानी कि कोस टी बड़ा है, यहाँ पर छोटा नहीं कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है बड़ा है, यानी कि ये बात कर रहा है कि इस बार टी इधर है तो इधर वाली कंडीशन चेक करिए, क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या है साइन 60 √3/2 और कोस साइन 90 1, लेकिन कोस 60 कितना 1/2, यानी कि यहाँ पर तो ये छोटा हो गया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कोस बड़ा है, नहीं यहाँ पर साइन बड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करें, टी बराबर 45 डिग्री है तो कह रहा है साइन टी और कोस टी बराबर नहीं होंगी, ये लेकिन हमें पता है बराबर होते हैं 45 डिग्री पर, तो ये तो ऑप्शन हम वैसे कट कर सकते थे, ये तो हमें समझ में आ रहा होगा पढ़कर भी। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं, क्या कर रहा है, टी जो है वो 45 डिग्री से छोटा है, तो साइन टी छोटा होगा कोस टी से, वही तो बात मैं समझा रहा था आपको। 45 डिग्री से यदि टी छोटा है तो 45 डिग्री तक कोस जो है वो साइन से बड़ा होता है। आप यहाँ पर कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कोस 0 और साइन 0 का देखिए कोस बड़ा होगा, साइन 30 और कोस 30 का देखिए अब भी कोस बड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 को चेक करें, यदि हम टी कह रहा है 45 डिग्री से छोटा है तो कह रहा है साइन बड़ा होगा कोस से। देखिए 45 डिग्री तक आप कंपैरिजन करिए, क्या साइन बड़ा है कोस से? नहीं, साइन छोटा है कोस से, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 भी इसका गलत होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है वर्ष 2015 से 18 तक सभी वर्षों के लिए बी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन ए प्रकार की और सी प्रकार की कारों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितना कम है 1000 में, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। क्या है, 2015 से 18 तक सभी वर्षों के लिए बी प्रकार की औसत कार, बी कहाँ है, ये रही बी प्रकार की औसत कार, यानी कि बी को सबको ऐड कर लेते हैं पहले, कितना आएगा, ऐड करेंगे तो 0 8 5 13 13 2 15 15 और 4 19 का 9 हासिल को 1 1 और 6 7 7 7 14 14 और 6 20 20 और 5 25, यानी कि 2590/4, ये इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उत्पादन ए प्रकार और सी प्रकार की कारों के संयुक्त औसत उत्पादन से कितना कम है। ए और सी के संयुक्त औसत से कह रहा है कितना कम है। ए और सी को ऐड करेंगे, ए को ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 और सी में कितने 1 2 3 4, यानी कि टोटल कितने 8। इस बार डिवाइड किससे होगा, 8 से, क्योंकि 8 ईयर का निकाल रहे हैं और इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। मैं पहले ए को ऐड कर लेता हूँ, 0 6 4 10 की 0 हासिल 1 8 और 9 17 17 और 7 24 और 1 25 और 8 33, यानी कि 3300 प्लस, अब मैं सी को ऐड करूंगा तो सी कितना है, यहाँ पर 0, मैं सिर्फ सी को ऐड कर रहा हूँ इस बार, और इस बार पिछली बार मैंने किया था ए को ऐड। सी को ऐड करेंगे 0 9 और 6 15 का 5 हासिल 1 8 1 9 9 9 18 18 0 और 2 20, यानी कि हासिल को 2 2 और 1 यू, इसको अगर हम ऐड करें तो 0 9 और 6 15 का 5 हासिल 1 8 1 9 9 9 18 18 और 10 28 18 28 और 12 40, यानी कि 4050। अब इन दोनों को क्या कह रहा है, संयुक्त औसत से कितना कम है, यानी कि डिफरेंस ही निकालना है। अब नीचे 8 है, मैं इसको भी 8 बना लेता हूँ, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से नीचे कितना हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 2680,
जीरो, 9 दूनी 18, 25 दूनी 50, यानी कि 5180 हो जाएगा। ये हो गया 5180 बटे में कितना 8 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे 0, 5, 3, 4, 3, 7 बटे 8। हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अब 0 में से 0 गया 0, 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 2170 बटे 8। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, 8 दूनी 16, 5 बचा 57 हो गया, 8 सत्ते 56, 1 बचा, यहाँ पर कितना हो गया 10, 8 एकम 8, 0.3 बचा, यानी कि 271 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमें दिया हुआ है। तो इसे इस तरीके से सोल्व कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा, बिल 5480 रुपये का हुआ। उसने 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा था जिसका बिल मूल्य 9800 रुपये था। उन्होंने इस बार दोनों बिलों का भुगतान किया और कुछ राशि का नगद भुगतान किया। ठीक है, यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% की छूट और खरीद के समय नगद भुगतान के लिए 5% की छूट की योजना देता है, तो रमेश द्वारा 19 नवंबर 2019 को भुगतान की गई कुल राशि क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसने 10 नवंबर को और 19 नवंबर को, 19 नवंबर की डेट सभी को याद होगी क्योंकि इसी डेट को 2023 में हम वर्ल्ड कप हारे थे ऑस्ट्रेलिया से। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं वापस। तो 10 नवंबर को बिल कितना हुआ था, ये कह रहा है उसने 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा जिसका बिल मूल्य था 9800। 10 नवंबर को जब उसने सामान खरीदा तो 9800 रुपये का सामान खरीदा। 19 नवंबर को कितने रुपए का सामान बैठा था, बिल 5480 का। ये देख सकते हैं आप, पहली लाइन में बोल रहा है रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा था, बिल 5480 रुपये का हुआ। ठीक है, अब क्या कर रहा है, उन्होंने इस बार दोनों बिलों का भुगतान किया, यानी कि 19 तारीख को, क्योंकि 10 तो पहले आ जाएगी, बाद में तो 19 आएगी, तो 19 तारीख को उसने दोनों बिलों का भुगतान किया। यानी कि 10 नवंबर को जो उसने सामान खरीदा था, उसने जो 9800 रुपये का बैठा था, उसने वहाँ 9800 रुपये नहीं दिए, लेकिन जब वो 19 नवंबर को दोबारा शॉपिंग करने आया तो इस बार बिल बैठा 5480। तो इस बार इसने 5480 रुपये और 9800 का दोनों का भुगतान किया 19 तारीख को। तो अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है उन्होंने इस बार दोनों बिलों का भुगतान किया, कुल राशि का नगद भुगतान कर दिया इस बार। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% की छूट, 10 दिनों के भीतर यानी कि 10 नवंबर से 19 नवंबर 9 दिन, यानी कि यही 9800 रुपये की राशि तो आ रही है 10 दिनों के भीतर, इस पर दे रहा है वो 2% की छूट, इस पर दे रहा है 2% की छूट। और खरीद के समय नगद भुगतान के लिए 5% की छूट की योजना देता है। खरीद के समय यानी कि 19 नवंबर को आज खरीद रहा है, वो आज का बिल कितना बैठा है 5480, इस पर कितने का छूट दे रहा है, क्योंकि नगद भुगतान करेगा आज ही और पिछले वाला भी करेगा, लेकिन नगद तो यह है हमारा 5480, ये तो पिछले वाला है, इस पर 5% की छूट दे रहा है। तो अब कह रहा है कि रमेश द्वारा 19 नवंबर 2019 को भुगतान की गई राशि कितनी है। तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं, उसको टोटल राशि में से घटा देंगे। टोटल राशि बैठी कितनी है हमारी 9800 और 5480, दोनों को ऐड कर देंगे। 0, 8, 8, 4, 12, हासिल 1, 9, 5, 14 और 1, 15, 1520। अब यहाँ पर देखें हम 2% का डिस्काउंट कितना आ जाएगा इसका, 2% से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1, 19, 196 रुपये तो यहाँ डिस्काउंट मिला। अब 5% निकालेंगे तो इसका 5% क्या होता है 1/20, यानी कि इसका 1/20 निकाल देंगे, 0 से 0, 2 से भाग कर देंगे, 274। टोटल डिस्काउंट कितना बैठा, इतना, दोनों को ऐड करेंगे, 6, 4, 10, 9, 7, 16 और 1, 15, 2, 1, 3 और 1, 4, 450 का टोटल डिस्काउंट मिला। लेकिन टोटल राशि इतनी मिली थी 15,280, इसमें से मुझे 450 का डिस्काउंट मिला है। मुझे कितने रुपए देने होंगे, 0, 8 में से 5 गए 3, 12 में से 4 गए 8, 14, 830, 14,830, कुछ हमने गलत किया है क्या, 14,830। अभी हम दोनों को अगर जोड़े तो कितना बैठेगा, 5480 बटे 0, 8, 8, 4, 12, 9, 5, 14 और 1, 15, 15,280। अब हमारा टोटल जो डिस्काउंट बैठ रहा है वो बैठ रहा है 6, 4, 10, 9, 7, 16, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 6 और 4, इन दोनों को ऐड करें यदि हम 274 और 196 को, 6, 4, 10, 9, 7, 16 और 1, 17, 470 का हमारा डिस्काउंट बैठेगा। 8 में 7 का 1 यहाँ पर, यानी कि कितना आ जाएगा 14,810, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।